मैं आपको बताऊं कि कौन सी बात ऑब्जर्वेशन में है और किस चीज़ से हमें जो है क्या करना है। मेरे पास जनरली जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका एक बेसिक कंसर्न रहता है कि सर हमारा फिजिकल मेडिकल फिट है कि नहीं और उसमें क्या होगा, ये क्या होगा। बहुत सारे ऐसे वैलिड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्म फोर्सेस का जो मेडिकल बोर्ड होता है, उस बोर्ड को आप जो है प्राइवेट कहीं से भी करवाए मेडिकल्स, उसका कोई अप्रूवल नहीं, एंड इट इज़ नॉट वैलिड। अब कोई भी संस्था जब आपको फिजिकल मेडिकल सेशन कराती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रूटफुल हो जाए, यानी कि फायदेमंद कैसे। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सेशन बता रहा हूँ। जनरली हम जब स्टूडेंट्स को करते हैं, जनरली हम ये एसएसबी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी रीसेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके साथ भी हमने इस सेशन को स्टार्ट कर दिया है। और इस सेक्शन में जो है कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आप थोड़ा सा एक लुक देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि एक बेसिक सेक्शन है और आप कहेंगे सर इसमें कौन सी, इसमें ये है, इसमें तो हाइट ठीक है, इसमें बड़ा ही क्लोज मॉनिटरिंग है। अभी मैं आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ। एक हमारे पास अभी फेज 2 का लड़का है, एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फेज 2 का बच्चा। तो फेज 2 के बच्चे में मैंने देखा कि उसका चेस्ट एक्सपेंशन का, चेस्ट में एक्सपेंशन मैंने देखा। अभी वो जा रहे हैं सिर्फ 10 दिन बाद, 16 तारीख से उनकी इंटरेस्ट स्टार्ट होगी। पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के बाद मैंने देखा इसमें कि चेस्ट के एक्सपेंशन में उसका जो बेसिक मेजरमेंट है ना, वो उसमें प्रॉब्लम, यानी कि वो पहले से ही जो मेजरमेंट कर रहा है वो पहले से अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर देगा। तो उसको फिर कुछ एडवाइस ऐसे मिल जाए जिससे कि उसका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यानी कि आपको चेस्ट एक्सपेंशन में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर के मेजर्स को क्लियर कर पाए। कुछ ऐसी बातें जिसके कारण स्टूडेंट्स बड़े परेशान करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक छोटा सा सेशन है जिसमें मैं वेट कहूँगा, आपको इस बात के लिए थोड़ा सा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं इसमें। अभी हमारे पास एक सीपीओस का स्टूडेंट था जो आपके बीच में था, आपने नाम सुना होगा, मैं चाहूंगा कि आप बोलें कि हाँ सुने कि नहीं, हसन रजा। यस सर। सीपीओस के रिटर्न को पास करने के बाद जब वो फिजिकल मेडिकल में गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 500 ग्राम, यानी कि आधे किलो के कारण उसको री मेडिकल दे दिया। आप समझ रहे हैं कि आधा किलो कितना कम होता है। आधा 1 लीटर पानी पी लो तो उतना वजन ऊपर और नीचे है। तो स्टूडेंट्स का हमें फिजिकल और मेडिकल कर कर इस बात को उनको समझाना होता है कि आप में ये चीजें अभी पॉजिटिव है और ये चीजों में आपको काम करना है। अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो नए, स्पेशली गर्ल कैंडिडेट्स में देखा है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं जिसके लिए उनको समय चाहिए हो। उनको मेरे हिसाब से 3 महीने कम से कम का समय चाहिए होगा जिसके कारण वो जो है अपने आप को ठीक कर पाए। हालांकि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कि उनका नौकरी जैसी समस्या है। कुछ के पास तो पार्शियल फुट फ्लैट देखा मैं, और बिल्कुल वो स्लीपर्स पहन के और बिल्कुल स्पोर्ट्स शूज पहन के घूम रहे हैं। अगर आप पहले से ही थोड़े से अलर्ट हो जाएं तो वो चीजें, डिफॉर्मिटीज जो है, आपको री मेडिकल में जाने की जरूरत नहीं मिले। हालांकि एसएसबी के एग्जामिनेशन में आपको री मेडिकल जब दिया जाता है तो टाइम भी दिया जाता है, लेकिन जूनियर लेवल के एग्जामिनेशन में री मेडिकल में बहुत सारे चांसेस होते हैं जो इनवैलिड पहले से रिजेक्ट करते हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर आप पहले से अवेयर हो जाएं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ जो है अगर मैं आप अपने आप को ठीक कर पाए, तो पहली बार में अगर आप पास हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। कौन चाहता है कि पहली बार में जाए और पहली बार में जाने के बाद जो है उसको कुछ प्रॉब्लम बता दिया जाए। छोटी सी प्रॉब्लम मान लेते हैं, ईयर वैक्स है ना। जैसे बच्चे जब फाइनल इंटरव्यूज में जाते हैं, फेज 2 सब में जाते हैं, तो कहते हैं कि सर ईयर वैक्स में मेरे को री मेडिकल दे दिया, डीएनए से मेरे को री मेडिकल दे दिया। जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे कंसर्न है। मेरे कुछ अपने रिलेटिव्स में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके मैं सपोर्ट को ले रहा हूँ। कुछ गर्ल कैंडिडेट्स में जो गायनोलॉजिस्ट सर्जन है यहाँ पे बीएमसीएच में भी, उनका मैं सपोर्ट लूंगा इसमें, अगर कुछ स्पेसिफिक केस आ गया तो। अदरवाइज जनरल आपके एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि वेरिकोज है कि नहीं, आपका कैरी एंगल है कि नहीं, उससे रिलेटेड कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस का रेंज क्या है, अगर है तो आपके पास कौन सा रेंज है आपके पास। कुछ लोग फुट फ्लैट जैसे रीजंस में जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल था, आपको बताऊं, अराउंड 16-17 ईयर बैक एयरफोर्स में लड़का जाने वाला था और उसके अंकल थे शायद आर्मी में, शायद रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, कर्नल थे वो। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा फुट फ्लैट है, पास नहीं हो। बेचारा तैयारी करते करते काफी डिप्रेस हो गया था। सर उन्होंने कह दिया ऐसा वैसा। उसको फिर क्योंकि पार्शियल में था वो, और पार्शियल में था तो उसको करेक्ट करवा सकते। तो कुछ ऐसे एडवाइस दिए गए जो कि ऑब्वियसली प्रोफेशनल एडवाइस होते हैं। तो बाद में जब वो सेलेक्ट हुआ तो उसके फोटोज आज भी हमने लगाए इसमें। उसका नाम है आपका संदीप।
और जब वो पास हुआ तो सबसे पहले मिठाई का डब्बा इसलिए लेके आया था वो कि सर आपने कहा था मैं पास होऊंगा और मुझे किसी ने कहा था, उनके अंकल ने कहा था कि मैं पास नहीं हूं। तो जाहिर सा बात है कि कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं जिसको आप सुधार सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरली हम एसएसबी बैच में पहले करते थे, ये एग्जामिनेशन करके आपको हम कुछ एडवाइस करें, लेकिन ये प्रक्रिया अब हम आपके सारे स्टूडेंट जो भी हमारे पास आ रहे हैं ताकि हम पहले से ही करें, और हर एक अगर आपके पास डिफॉर्मिटीज कम है तो फिर 3 महीने के बाद एग्जामिन करें, और नहीं है तो फिर एग्जामिन करने का जरूरत नहीं। या अगर ज्यादा डिफॉर्मिटीज है तो हर एक महीने में उनका एग्जामिन करके उनको एडवाइस करें। जैसे कुछ लोग ओवरवेट है, कुछ लोगों को कैरी एंगल में बहुत सारा एंगल का डेविएशन होता है, कुछ लोगों का फुट फ्लैट का सेक्शन होता है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, 2-3 महीने में भी ठीक नहीं होता, कुछ कुछ केसेस लंबा समय चाहिए। मान लीजिए डीएनएस है, आपको एक डीएनएस का केस बता रहा हूँ आपको, बड़ा मजेदार केस। डीएनएस का मतलब होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। सौरभ और उपेंद्र 2 नाम थे हमारे पास, और ये भी जो है बहुत पुरानी बात है, मतलब समझिए 12-15 साल पहले की बात। दोनों बच्चे जोड़े में आए थे हमारे पास, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, पास हो गए, एयरफोर्स में गए, और एयरफोर्स की एग्जामिनेशन ईजी होते चले जाते। एक बच्चा फाइनली पास हो गया, सौरभ पास हो गया, उपेंद्र रह गया। उपेंद्र को डीएनएस मिला और उसने जाके ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद क्या, उसकी नाक की हड्डी में बीच में जो है छेद कर दिया, क्योंकि उसका रिकवर नहीं हुआ था, और रिकवर नहीं हुआ था जिसके कारण जो है परमानेंट उसको डिसेबल करती है, यानी कि अनफिट करती है। यानी कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप ऑपरेशन करा के जाएं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर दें। एयरफोर्स में तो नहीं जा पाया, लेकिन आज वही उपेंद्र नेवी में काम कर रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद वो रिकवर करके दूसरे ब्रांच में गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आप पहले से थोड़े से अवेयर हो जाएं, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम जो है बिना किसी एंगेजमेंट्स के, बिना किसी री मेडिकल्स के सीधे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करें। तो मेरे पास ये सेशन जो है इनमें मैंने कुछ रिमार्क्स दे दिए हैं आपको। किनका किनका मेडिकल हुआ था, एक बार खड़े हो जाए आप लोग। गर्ल्स में जिनका भी हुआ था, ठीक है, गर्ल्स में बात कर, बढ़िया। गर्ल्स में आप लोगों का जो भी मेडिकल सेशन था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, और आपको जो है दोबारा एक बार री ऑब्जर्वेशन में बताया जाएगा, और कुछ बेसिक एक्सरसाइज में बताओ, ठीक है, जिससे के ऊपर आपको काम करना हो। रेगुलरली आपको जो है टच में भी रहना है कि हाँ मेरा ये चीज ठीक हुआ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें ताकि आप लोग दूसरी समस्या में